Hello, welcome dear students. Myself Rahul Prajapati and welcome to my YouTube channel EduGrid. 2019 के पेपर आपने बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिए होंगे। अब बारी है 2020 की, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं हम। तो यहां पे क्या दिया हुआ है, दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस हमको 3 mm दे दिया हुआ है, दैट इज स्मॉल डी। ये कितना हो गया 3 mm। और स्क्रीन को कितने डिस्टेंस पे प्लेस किया हुआ है, कैपिटल डी, वो 2 मीटर की डिस्टेंस पे किया हुआ है। और यही ब्लू ग्रीन लाइट की वेवलेंथ जो दी हुई है वो है 500 नैनोमीटर। आपको बताना इन दोनों के बीच का, जो फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो उसका जो फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू फ्रिंजेस इज व्हाट, लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ठीक है, तो यहां पर अगर ध्यान से देखो तो वेवलेंथ कितनी आ गई सर, 500 नैनो है, इसलिए 10⁻⁻⁹। आपको कैपिटल डी जो दिया हुआ है वो 2 मीटर है और स्मॉल डी mm में दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 3 × 10⁻⁻3। इसको वर्कआउट करें तो 5 2 10, 10 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 33 समथिंग। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा आता है, ऑप्शन नंबर बी आता है। ठीक है, अब यहां पे हमको बोला हुआ है कि गुड अप्रोक्सीमेशन बताओ, कि गुड अप्रोक्सीमेशन जब अपर्चर आपको दे दिया हुआ 4 mm में, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है पर हम इसको अब सॉल्व करा देते हैं। इसको बोलते हैं फास्टनल डिस्टेंस। ZF इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय लैम्बडा होता है। क्या होता है, a स्क्वायर बाय लैम्बडा। जब भी आपको गुड अप्रोक्सीमेशन बोला हुआ है पर ये सिलेबस में नहीं है, इसलिए कोई बात नहीं। तो यहां पे हम देखें अपर्चर हमको कितना दे दिया 4 mm, तो 4 × 4 और 10⁻⁻6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय वेवलेंथ कितना है 500, वो भी नैनोमीटर है, 10⁻⁻⁹। अब देखो 4 4 जा 16 होता है और 16 डिवाइड बाय 5 करो समवेयर, तो आपको पता चलेगा 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 3 वाला ऑप्शन एक ही आता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। अब रिजॉल्विंग पावर बोला है ना, तो ये भी वापस सिलेबस में हमारे है नहीं, पर जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है 2n sin बीटा अपॉन 1.22 लैम्बडा। रिजॉल्विंग पावर क्या होता है कि आप कोई डिवाइस से कोई दो अलग अलग पॉइंट को सेपरेट देखना चाहते हो तो वो उसका पावर हमको बताने के लिए फॉर्मूला लगता है। पर यहां पर हमको जो ऑप्शंस दिए गए थे उसमें से कोई ऑप्शन अवेलेबल था ही नहीं। अब यहां पे लिखा हुआ है हाउ मच इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर अ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय 100 वोल्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस इज दिस। तो देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ वाला अपने को इक्वेशन निकालना है, तो अपने को वही बताना है कि वेवलेंथ कितनी होगी। तो इसका फॉर्मूला आता है 12.27 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय रूट ऑफ वोल्टेज। ठीक है, रूट ऑफ वोल्टेज सर 12.27 एंगस्ट्रॉम बोल दिया, मतलब 10⁻⁻10 हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ वोल्ट करोगे तो कितना हो गया 10 हो गया। अब इसको ऊपर पुट ऑन किया तो 1.227 × 10⁻10 हो गया। ठीक है, अभी मुझे चाहिए यहां पर क्या सर, नैनोमीटर में, तो आगे ले जाओ तो 0.1227 दिया हुआ है, तो अप्रोक्सीमेट मारते हो तो यहां पर 3 हो गया, तो आंसर नंबर बी आ गया 0.123 नैनोमीटर। अब यहां पे बोल दिया हुआ है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो सीजियम की दी हुई है वो 5.16 है, आपको उसका वर्क फंक्शन निकालना है। तो वर्क फंक्शन क्या होता है, एच न्यू होता है। ठीक है, अब एच न्यू हमको ये बोला भी किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आपको डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा 1.6 × 10⁻⁻19, तो कर देते हैं। ठीक है, अगर हम वैल्यू यहां पे पुट ऑन करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 6.625 के फॉर्म में होती है। और फ्रीक्वेंसी हम देखें तो फ्रीक्वेंसी हमको दे दी हुई है 5.16, ओके, एंड डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू 10⁻14 भी डाल देते हैं। और वर्क फंक्शन आप यहां पे डिवाइड हमको वर्क फंक्शन का फॉर्म निकालना है और ये आ गया 1.6 × 10⁻⁻19। इसको समवेयर हम वर्कआउट करेंगे ना, तो इसको अप्रोक्सीमेटली मैं 7 गिन सकता हूं, इसको 5 गिन सकता हूं, इसको अप्रोक्सीमेटली 2 कर दो अप्रोक्सीमेशन से, तो आप इसको वर्कआउट करोगे तो इसका आंसर 2.14 के करीब आएगा। क्यों, ये टेक्निक है बेटा, आपको सिखा देता हूं मैं। जब भी आप अप्रोक्सीमेशन करोगे तो आपको हेल्प हो जाएगा गुड सेट में। ये बहुत अच्छी बात है कि ऑप्शंस बहुत दूरी दूरी पर होते हैं तो इजीली कैलकुलेट हो जाते हैं। अब यहां पे बोला हुआ है न्यूक्लियस ऑफ अ गोल्ड इज अबाउट डैश टाइम हैवियर देन अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो ये थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, वो आपको याद रखना है। ओके, अगर इसका सॉल्यूशन बताना तो भी आप बता सकते हो। कैसे, गोल्ड का अप्रोक्सीमेट 197 होता है और वही अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4। तो अगर आप डिवाइड भी करते हो इसको तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 आया, 3 कैरी हो गया
ओके 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, तो अप्रोक्सीमेट कितना बन रहा है? 50 के करीब बन रहा है। अदरवाइज थियोरिटिकल भी है, आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, 50 आ सकता है। अब हमको बोला है ग्राउंड स्टेट के अंदर हाइड्रोजन एटम के पास इतनी एनर्जी है, तो ये एनर्जी हमको जो दी हुई है वो टोटल एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमको पूछा है काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी इस फॉर्म में, तो हमको पता है टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है, बट काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो पॉजिटिव में होती है, तो सर 13.6 ही आंसर आने वाला है, बट नेगेटिव की जगह वो पॉजिटिव आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। अब मिनिमम वेवलेंथ ऑफ बाल्मेर सीरीज, तो फॉर्मूला हो जाता है 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। अब लाइमेन बाल्मेर सेकंड पर आता है तो 2 का स्क्वायर, और जब भी मिनिमम पूछा हो ना तब क्या लिखने का, इनफाइनाइट से आएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये कितना हो गया r बाय 4 1 बाय लैम्डा, तो लैम्डा कितना हो जाएगा 4 अपॉन r। सो योर ऑप्शन नंबर इज बी 4 बाय r। कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम, 1 ग्राम की इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी होगी, तो E इज इक्वल टू होता क्या आइंस्टाइन के इक्वेशन से mc स्क्वायर होता है, तो मास हमको दे दिया है सर 1 ग्राम में, तो 1 इंटू 10 रेज टू -3, स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और उसका हो जाएगा स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 10 रेज टू -3, ये 9 और ये 10 रेज टू 16 का फॉर्म आ गया। तो 9 वाला सर एक ही ऑप्शन है, क्यों ज्यादा कैलकुलेशन करने का, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। इन विच प्रोसेस द न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड टू प्रोटॉन, तो सर ये न्यूट्रॉन कन्वर्ट टू प्रोटॉन होगा, तो ये तो न्यूट्रल चार्ज है, तो इसको बैलेंस कराने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तो ये जो निकलता है इसको बोलते हैं हम बीटा माइनस डी के। क्या बोलते हैं? बीटा माइनस डी के। फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन गैप क्या होता है? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप आया वो, ठीक है। अब यहां पे फॉरबिडन गैप किसका ज्यादा होगा, लिखा है ना, द forbidden gap between conduction band and valence band is maximum for what, तो ऑफ कोर्स है, तो उसका आंसर आएगा इंसुलेटर। क्यों? क्योंकि अगर गैप ज्यादा है तभी तो वहां पे इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पा रहा है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ओके। तो भी अगर आपको करना है तो आप कमेंट में मैसेज करना, इसका मैं सेपरेट शॉर्ट बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। इसका आंसर बेसिकली आएगा नंद गेट। ओके, अब ये वाले क्वेश्चन सेमीकंडक्टर चैप्टर के, और ये आपको बहुत बार पूछे जाते हैं। अब यहां पे क्या बोला हुआ है कि प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल था जिसके अंदर इतने एटम्स थे, उस एटम को डोप किया गया। हम डोपिंग क्यों करते थे? उसकी कंडक्शन की प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए। तो डोपिंग कर दिया हमने, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको मिल गए। हमने कितना किया? पीपीएम मतलब पिक्को पार्ट पे हमने किया है। पिक्को मतलब 10⁻⁻⁶ का डोपिंग किया हुआ है। तो इतने एटम्स के अंदर आप देखोगे 10⁻28, तो आपको करीबन करीबन इतने इलेक्ट्रॉन्स मिल गए अपने। कितने? 28 - 6 करो, कितना हो गया? 22। ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और टोटल आपको दे दिया हुआ है। फॉर्मूला हमारा होता है Na/NH, क्योंकि सेमीकंडक्टर के अंदर कंडक्शन करवाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स और होल दोनों के दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इक्वल टू Ni² होता है। तो मुझे यहाँ पे होल्स ढूंढने, ठीक है। तो नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू Ni² डिवाइडेड बाय व्हाट? Ne आ जाएगा। Ni की वैल्यू कितनी दी हुई है? तो 1.5 इंटू 10⁻16, और उसका आपको कर देना है स्क्वायर। और इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू 10⁻22। इसको आप शॉर्ट आउट करते हो तो आपका आंसर आएगा बी। अब यहां पे लिखा हुआ है इन डायोड, अगर आप फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाते हो तो डिप्लीशन रीजन की हालत क्या होगी? तो देखो, फॉरवर्ड बायसिंग का रीजन ही क्या है कि जब भी पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होता है तो करंट फ्लो करवाता है। क्यों? क्योंकि हम यहां पे वोल्टेज, फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाते हैं तो डिप्लीशन रीजन कम होता है। तो डिप्लीशन रीजन क्या आ जाएगा? डिक्रीज। अब लिखा है इफ अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द क्यूब, देन द फ्लक्स पासिंग थ्रू द एनी वन सरफेस ऑफ द क्यूब इज। तो सर अगर ये क्यूब ले लेता हूं मैं, इस क्यूब के यहां पर आपने एक चार्ज को रख दिया हुआ है, और अगर आपको पूछ रहे कि फ्लक्स कितना होगा, तो देखो सबसे पहले इसको गॉसियन सरफेस बनाने के लिए अपने क्या करेंगे? यहां पे भी क्यूब लगाएंगे, यहां पे भी लगाएंगे, यहां पे भी लगाएंगे। तो ये 4 क्यूब ये हुए,
और ये वाले फॉर्म में 4 क्यूब हुए, तो पहले तो कितना आ जाएगा अपना सीधा सीधा कि सर जो फ्लक्स तब नेट बनेगा अब लगाने पर वो कितना बन जाएगा, क्यू नेट टाइम एप्सिलॉन नॉट होता है। पर आपने यहाँ पर कितने क्यूब लगा दिए सर, 8 लगा दिए। ठीक है, ठीक। फिर उसके बाद उसने क्या बोला है, हमको क्यूब के एक सरफेस से चाहिए, हर एक सरफेस से, ठीक है कि नहीं। तो अगर एक सरफेस है तो इसको हम फर्दर 3 से डिवाइड कर देते हैं, क्यू टोटल लिख देता हूं इस बार में। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, फ्लक्स नेट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट 3 टाइम्स, बरोबर। 3 फेज, मतलब फेजिंग पे हम डिवाइड कर देते हैं। ये पर्टिकुलर फेज पे आ गया तो इसको 1, 2 और 3 फेज पे डिवाइड मारना है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स नेट का वैल्यू था, और ये 3 यहां पे वापस आ गया, तो 3 8 जा कितना हो गया, 24 हो गया, तो 24 एप्सिलॉन नॉट। ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अब 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज 10⁻⁸ कूलम and -10⁻⁸ कूलम are placed at 0.1 meter apart. Find the magnitude of total electric field at the center of the line joining of the two charges. ठीक है, तो हमको इस तरह से बोल दिया हुआ है कि 2 चार्जेस, यहाँ पर 10⁻⁸ है और यहाँ पर माइनस में -10⁻⁸ है, और इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए। तो टेस्ट चार्ज लगा दो सर, तो ये रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा, बरोबर के नहीं। तो E जो हो जाएगा वो क्या होगा, सिंपल ऐड होगा यहाँ पर। ठीक है, तो सिंपल कैसे ऐड होता है, तो पहले E1 प्लस E2 हो जाएगा, इसके लिए E1 और इसके लिए E2, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, KQ बाय R स्क्वायर, ठीक है, प्लस KQ बाय R स्क्वायर। दोनों का कितना हो गया सर यहाँ पर, तो दोनों का हम देखेंगे तो कितना हो गया, 2KQ बाय R स्क्वायर वाला फॉर्म आ गया। ठीक है, अब 2K की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹, और Q हमको बोल दिया 10⁻⁸, डिवाइडेड बाय सेपरेशन डिस्टेंस कुछ दिया हुआ है हमको 0.1 मीटर अपार्ट, बट आप उसमें भी मिड पॉइंट पे खड़े हो, तो अगर डिवाइड कर दोगे 0.1 डिवाइड बाय 2 तो कितना हो जाएगा 0.05, और उसका हो गया सर स्क्वायर हो गया। अब जब इसको हम वर्कआउट करोगे आप, तो इसका जो आंसर आएगा आपने निकाल देते, तो ये कितना आया 18 आ गया, 0.5। अगर इसका हम वर्क करते हैं तो कितना हो गया, ये ऑलमोस्ट अपने लिए 5 × 10⁻⁻2 दैट इज 25 × 10⁻⁻4। यहाँ पे 9 था और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है, तो 180 डिवाइडेड बाय 25 आ गया अपना, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 3 कैरी, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 7 वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो यस ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। ठीक है बेटा सभी को, ओके। देखो ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, द चार्ज डेंसिटी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेट्स इज सिग्मा। तो जैसे ये प्लेट दी हुई है और इस पे सब पे चार्ज लगा दिया हुआ है और इसका बोल दिया ये सिग्मा है। A simple pendulum is suspended vertically downward near it. The charge Q naught is placed on metallic bob. ये ना दर्पण के अंदर भी क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला। If the angle made between the string is theta, find the vertical direction. Okay, अगर यहाँ पे ये इसके ऊपर भी चार्ज रखा हुआ है तो ये इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा रिपल्शन वाली। तो ये जो फोर्स लगी वो कितनी हो गई, QE जितनी हो गई, कितनी हो गई, QE जितनी। और सर वेट फोर्स तो कहाँ आ गई, नीचे आ गई mg, और हमको उसने बोल दिया है आपको थीटा निकालना है। तो सर अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये मेरा फॉर्म थीटा हो गया, और यहाँ पे नेट बनेगा तो मुझे ये थीटा निकालना है। इन शॉर्ट करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है, देखो पैरेलल बनाऊं मैं तो, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री लगाया जाए सर यहाँ पर, तो ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग tan थीटा क्या होता है, ऑपोजिट वाला कौन सा कंपोनेंट है यहाँ पर, QE अपॉन mg हो जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल प्लेट इज व्हाट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसकी वैल्यू यहां पुट ऑन कर दो तो कितना हो जाएगा, Q E की वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट mg। हमको यहाँ पे ऑप्शन में सब के सब जो रिलेशंस दिए हुए tan थीटा Q और इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो अगर मैं रिलेशन बताऊं तो ये और mg तो क्या आ गया मेरा, कांस्टेंट आ गया, और 2 भी कांस्टेंट है। तो बोल सकता हूं सर जो tan थीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट को ही। ओके, अगर आपको सिग्मा को और Q भी है ना ऊपर, ये Q, ठीक है। अगर मैं Q को सब्जेक्ट सिग्मा को सब्जेक्ट बनाता हूं, तो सिग्मा को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आ जाएगा अपना,
ये भी कांस्टेंट का ही फॉर्म था, तो टेन थीटा बाय क्यू का रिलेशन आएगा, ओके, और एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर अगर देखें प्रपोर्शन के अंदर तो टेन थीटा ऊपर और क्यू नॉट नीचे, ऐसा ऑप्शन नंबर ए ही है हमारे रिलेशन में, टेन थीटा ऊपर और क्यू नीचे चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पोलराइजेशन, अब देखना 19 में भी अपने को उसकी यूनिट पूछी थी, यहां पे हमको डायमेंशन फॉर्मूला पूछा है, ठीक है। तो पोलराइजेशन क्या हो जाएगा, सीधा सीधा अपने यहां पर डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू 2a डिवाइड बाई वॉल्यूम, और Q का कितना हो जाएगा 80, और a मतलब डिस्टेंस है, तो यहां पर कितना हो गया L, और वॉल्यूम का कितना हो गया L क्यूब। तो सर यहां पे माइनस कर दो तो ऊपर जाके 2 का फॉर्म आ जाएगा, तो आया क्या अपने पास L माइनस 2a1 t1, L माइनस 2a1 t1, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। अब यहां पर है ना, ये इसमें बहुत सारे लोचे होते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में यही एक चीज है, खाली यहां पे फॉर्मूला ही दिया हुआ है, ठीक है। कैसा है, रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू 1 प्लस इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ये फॉर्म होता है। अब रिलेटिव परमिटिविटी आपको कितनी दे दी हुई है, यहां पर 80 दे दी हुई है, 1 प्लस एक्सी, तो ये इधर जाएगा, ठीक है, तो एक्सी कितना हो जाएगा 80 माइनस 1 दैट इज 79, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। अब यहां पे हमको बोला हुआ है कैपेसिटर है 2 माइक्रोफेराड के जो 15 वोल्ट से कनेक्टेड है, और 3 माइक्रोफेराड के जो 100 वोल्ट से कनेक्टेड है। जब इसको हम रिमूव कर देते हैं बैटरी से, और इफ 2 प्लेट्स ऑफ सेम टाइप ऑफ चार्जेस आर प्लेट टू फॉर्म अ न्यू कैपेसिटर, वापस इनको निकाल के हम जोड़ भी देते हैं, समझे ना। पहले 2 को 50 से जोड़ा, फिर 3 को 100 से जोड़ा, फिर निकाल कर खुद एक दूसरे से जोड़ दिया, तब नया जो पोटेंशियल डिफरेंस उनके बीच में बनेगा वो क्या बनेगा, वो आपको निकालना है। तो उसका फॉर्मूला है बेटा सीधा सीधा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, तो आपको जो न्यू पोटेंशियल डिफरेंस है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू डालते जाए फटाफट, तो 2 इंटू 50 प्लस 3 इंटू 100 डिवाइडेड बाय कहां गया टोटल C1 प्लस C2 दैट इज 3 प्लस 2, तो यहां पे देखो तो कितना हो गया 100, और यहां पे कितना हो गया 300 डिवाइड बाय कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 400 डिवाइड बाय 5, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो 80 का फॉर्म आता है, तो ऑप्शन नंबर बी। देखो मैंने आपको ना यहाँ पे ट्रिक बताई, कोई हमने ज्यादा वैल्यू नहीं लिए, माइक्रोकान क्या होगा, बिना उसके सबके भी हो जाता है, क्योंकि फायदा यही है गुड सेट में सारे एमसीक्यूज बहुत दूर दूर पर है, अगर पास होते हैं तो प्रॉब्लम देता, इसलिए अप्रोक्सीमेशन आपका वर्क कर जाता है, तो आप इससे अपना टाइम बचा सकते हो स्कोर करने के लिए। अब क्या बोला हुआ है, एक कार का ईएमएफ 12 वोल्ट है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.4, और मैक्सिमम पावर ड्रॉ कर रहा है बैटरी से वो कितना, तो सर हमको सीधा सीधा वोल्टेज दिया और रेजिस्टेंस दिया है और पावर आपको ढूंढना है, तो P इज इक्वल टू क्या होता है V स्क्वायर अपॉन R होता है, तो V की वैल्यू कितनी दे दी हुई है यहाँ पे 12 डिवाइड बाय 12, और रेजिस्टेंस कितना हो गया 0.4, तो सर यहाँ पे 0 मार दो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, यार एक ही ऑप्शन है, मैंने बोला ना मजा क्या है गुड सेट में, सारे ऑप्शन बहुत दूर दूर है। अब यहां पर हमको बोल दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर आपको दे दिया हुआ है आइस पॉइंट पे, मतलब R0 हमको दे दिया है 5 ओम, स्टीम पॉइंट पर मतलब R100 पर हमको दे दिया है 5.23 ओम, ठीक है। और जब हॉट बाथ में, हॉट बाथ मतलब कुछ पता नहीं उसका टेम्परेचर, तब उसकी वैल्यू दे दी हुई है 5.795 ओम, ओके। मुझे टेम्परेचर ही ढूंढना है, तो टेम्परेचर का जो फॉर्म आ जाएगा बेटा वो क्या आ जाएगा RT माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0 इंटू 100, इसकी वैल्यू पुट ऑन करो। अब इसकी वैल्यू पुट ऑन करोगे तो आपको मिलेगा आंसर में ऑप्शन नंबर सी। वाला, वन इलेक्ट्रिक सेल हैविंग एन ईएमएफ ऑफ 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.1, तो E1 हमको दे दिया है 2 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया है 0.1। वही वहां पर दूसरा जो दिया हुआ है हमको सेल E2, उसका दे दिया है 4 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 2 दे दिया है हमको कितना 0.2, और हमको बोल दिया हुआ है वो कनेक्टेड इन पैरेलल है, देन इट्स इक्विवेलेंट ईएमएफ इज। तो देखो ऐसे एक सेल है
और यहां पर एक दूसरा सेल है, ऐसे कनेक्ट कर दिया है, तो इसका हमारा इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना बनेगा? तो उसका रिलेशन सिंपल सा है, उसका फॉर्मूला आता है E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 2 डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 0.2 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइड बाय 0.1 प्लस 1 डिवाइड बाय 0.2। अगर आप इसको वर्कआउट करते हो तो ये कितना आ गया? सीधा 20 आ गया, ऊपर गया, यहाँ पे 0 दे दो, ये भी कितना आ गया सर? 20 आ गया। नीचे देखोगे ये कितना आ गया? 10 आ गया। और ये कितना आ गया? 10 ऊपर दिया डिवाइड बाय, तो 5 आ गया, तो कितना आ गया? 40 डिवाइड बाय 15 आ गया सर। ठीक है, अब डिवाइड करें हम, 5 3 जा 15, ठीक है, 5 8 जा 40, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बहुत दो ऑप्शन में है, 6 आ गया, तो कितना बचा? 2 पॉइंट लगा दो, 0, 3 6 जा 18, 2.6 समथिंग, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। A source of magnetic field is dash and the source of electric field is dash। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स सर होता क्या है? चार्ज होता है। वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो सर स्केलर वाले दो ऑप्शन आ गए। और मैग्नेटिक फील्ड में क्या होते हैं? मूवमेंट्स होते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट्स, बट वो कैसे है? वेक्टर क्वांटिटी, वो डायरेक्शन में अरेंज होते हैं। ठीक है कि नहीं? तो वेक्टर क्वांटिटी ये रहता है। ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। A coil having 10 A मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक मूवमेंट, मतलब M हमको दे दिया हुआ है 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर, is placed in a vertical plane, is free to rotate about its axis horizontally, axis coincide with the diameter। A uniform magnetic field B हमको दे दिया है 2 टेस्ला in the horizontal direction exists such that initially the axis of a coil is in the direction of the field। The coil rotates through an angle of 90 degree under the influence of the magnetic field। The moment of inertia of the coil, मतलब हमको moment of inertia भी दे दिया हुआ है, इसको लिख देता हूं मैं I, वो हमको कितना दे दिया हुआ है? 0.1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। What is the angular speed? तो angular speed is 2 ओमेगा I by B वाला फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, ये कैसे आता है मैं तुमको दिखा देता हूं। देखो, ये मेरे को रिलेशन ही बता देता हूं। दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी से होता है। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर, बट रोटेशनल है तो मास की जगह I और v की जगह ओमेगा। पोटेंशियल एनर्जी है तो mb cos थीटा होता था, पर यहाँ पे खुद ही बोल दिया है सर कि उसको ऑलमोस्ट 180 डिग्री या मतलब 0 डिग्री पे वर्कआउट करवा रहे हैं, तो यहाँ पे आ गया mb। ओमेगा को सब्जेक्ट बनाया जाए तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2mb, ओके, एंड डिवाइडेड बाय यहां पर आ गया I, तो ओमेगा क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2mb डिवाइडेड बाय I। अब इसकी अगर वैल्यू पुट ऑन करोगे तो आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 2, m की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई, डिवाइडेड बाय I की वैल्यू कितनी आ गई सर? तो 0.1 आ गई, तो ये भी ऊपर चला गया तो कितना हो गया? 4, और ये आ गया 100। स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो सर 2 हो गया, और इसका हो गया 10, तो 20। तो 20 कहां पर है सर? तो ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। 10 एम्पियर करंट इज पासिंग थ्रू अ वेरी लॉन्ग वायर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, देन द मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर इनसाइड द कर्व सरफेस इज डैश। तो देखो, ऐसे एक बड़ा सा वायर दिया हुआ है और उस वायर के अंदर इसका रेडियस हमको कैपिटल R दे दिया 5 सेंटीमीटर, और अंदर से कर्व सरफेस से 2 सेंटीमीटर अंदर, मतलब छोटा r रेडियस 3 सेंटीमीटर पे अपना मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा मुझे वो निकालना है। तो हमको कैपिटल R हमको दे दिया कितना है? 5 सेंटीमीटर, और स्मॉल r हमको कितना दे दिया है? 3 सेंटीमीटर, और हमको मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, तो उसका फॉर्म होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाय कैपिटल R स्क्वायर इंटू स्मॉल r। ठीक है, तो यहां पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हो गई 10⁻⁻⁷ 2, करंट मेरा हो गया 10 एम्पियर, और रेडियस में वो कितनी दे दी हुई है यहाँ पर? स्मॉल की 3 इंटू 10⁻⁻²। और अब अगर मैं देखो तो ये बड़ी रेडियस हमको कितनी दी हुई है? 5, और उसका स्क्वायर तो 25 इंटू 10⁻⁴ हो गया, तो 3 2 जा कितना हो गया? 6 इंटू 10 60 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, तो देखेंगे हम, तो 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5, 1 कैरी, 5 2 जा 10, 12 हो गया, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो गया यहां पर अपने पास, और बचा कितना? 2, तो कितना आ गया? पॉइंट में 2.4।
कितना है 2.4। अब हम पावर देखते हैं, तो सर यहां पर -7 -2 -9 हो गया, और -9 + 4 करेंगे तो कितना हो गया, -5 आ गया। तो यहां पर आता है ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर। अब यहां पर दिल्ली का डेक्लिनेशन एंगल थियोरेटिकल क्वेश्चन है बेटा, तो उसका आंसर आपको याद रखना है 0 डिग्री एंड 41 मिनट ईस्ट। अब रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ कोर ऑफ अ सोलेनॉइड इज 4। तो रिलेटिव परमिटिविटी अपने को दे दिया हुआ है μr = 400 एंड द वाइंडिंग्स ऑफ द सोलेनॉइड इंसुलेटेड कोर कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इज 1000, तो कितना हो गया 1000, देन द मैग्नेटिक इंटेंसिटी इनसाइड अ कोर। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी होता है H = Ni। N आपको कितना दे दिया हुआ है 1000 दे दिया हुआ है, और करंट हमको दे दिया है 2, तो कितना हो गया 2 × 10⁻3। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। कितना आ जाएगा ए। अब हमको दिया हुआ है एक कॉइल है जिसके पास 1000 टर्न है और एरिया उसका 0.1 है, वो रोटेट कर रहा है हाफ रोटेशन पर सेकेंड, मतलब बोल सकता हूं हाफ रोटेशन। ठीक है, तो हाफ रोटेशन मतलब कितना हो गया अपना देखेंगे सर 2 पाई होता है इनटू हाफ रोटेशन मारोगे मतलब डिवाइड बाय 2 हो गया, तो पाई ओमेगा हो रहा है। कितना हो रहा है, ओमेगा की वैल्यू पाई जितनी हो रही है। इट इज प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.01 टेस्ला, मतलब 0.01 टेस्ला perpendicular to the axis of a coil, then the maximum EMF voltage generated in the coil is। तो maximum EMF क्या हो जाएगा NAB ओमेगा। ठीक है, तो n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्न्स हमको 1000 दे दिया है, एरिया उसका 0.1 दे दिया है, मैग्नेटिक फील्ड 0.01 दे दी हुई है, और ओमेगा जिस स्पीड से वो रोटेट कर रहा है वो कितना है सर पाई है। ठीक है कि नहीं, तो पाई मतलब सर 3.14 ही हुआ, सीधा सीधा वही लिख दो। अब हमको खाली देखना ही है सर यहां पर 1000 एक गया 100 बचा, 2 गया तो 1 बचा, तो बचा कितना 3.14। तो ऑप्शन नंबर सी। अब हमको पूछा हुआ है कि इस वाले केस के अंदर आपको जो लूप दिए हुए हैं उसमें से कौन सी दिशा से करंट बाहर बह रहा होगा। तो हमको सिखाया था लेंस ने। ठीक है, तो लेंस क्या करता है, हड़ी करता है जिंदगी में। ठीक है, कैसे हड़ी करता है देखना, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, कहां जा रही है अंदर जा रही है, और आप बाहर खींच रहे हो, तो यहां पर क्या होने वाला है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम होने वाली है, तो रोकने का कोशिश करेगा। क्या करेगा, रोकने का कोशिश करेगा। इसकी वजह से ये अंदर जा रही है, तो ये क्या करेगा बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाने का ट्राई करेगा, तो बाहर की तरफ बनाएगा तो ये ऐसे बनेगा। तो कहां से करंट फ्लो कर रहा है, ए बी और सी से। कहां से फ्लो कर रहा है, ए बी और सी से। सिमिलरली अगर मैं डी ऑप्शन को देखूं यहां पर कि यहां पर भी ये बाहर खींचने की कोशिश कर रहा है, तो लेंस क्या बोलेगा, भैया नहीं नहीं मैं तो बाहर नहीं जाऊंगा। तो ये अंदर जा रहा है, कहां जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है। तो वो कौन सी कोशिश क्या करेगा इसको रोकने के लिए कि सेम दिशा में लगे। ठीक है कि नहीं, तो यहां पर ये कौन सा फॉर्म आया, अगर अपने ऐसे देखे तो बाहर आती है, ठीक है, और ऐसे देखे तो अपने अंदर, तो सपोर्टिंग रोल में जा रही है यहां पर, तो यहां पर आ जाता है ऑप्शन नंबर डी। देखो वापस से समझा देता हूं, देखो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही थी, अपनी अंदर की तरफ जा रही थी, आपने खींचा मतलब फील्ड लाइन कम हो रही है, तो वो कोशिश क्या करेगा, अपोज ना करे, साथ में रहे। क्या रहे, साथ में रहे। तो यहां पर इसको ये पॉइंट मतलब बाहर की तरफ आ रही है, तो हमको भी क्या करेगा, वो बाहर की तरफ जाने के लिए बोलेगा, मारो, तो ये बाहर की तरफ। पर उस वक्त दिशा बनती है ए बी सी, और यहां पर जा रही है अंदर की तरफ, तो कोशिश क्या करेगा कि मैं सपोर्ट करूं जिससे मैग्नेटिक फील्ड मेरा बढ़े। तो सपोर्ट करने के लिए ये भी अंदर जाने का ट्राई करेगा। ठीक है, अंदर जाने के लिए इसको अगर ऐसे करोगे तो बाहर आएगा, पर ऐसे जा रहा है तो ए सी बी आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी लिखेंगे। यूनिट ऑफ, नॉट अ यूनिट ऑफ इंडक्टेंस पूछा है। क्या पूछा है, नॉट अ यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। अब हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले इंडक्टेंस हो जाता है सर फाई = LI के फॉर्म में आ गया था, एक तो फॉर्म ये था। ओके, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो L को सब्जेक्ट बनाऊं तो φ/I आ गया, दैट इज वेबर पर एम्पियर, तो आ गया वेबर पर एम्पियर आ गया। ठीक है, तो सर ये तो आ रहा है, हेनरी बोलते हैं इसको। अब ये वाला चेक कर लेता हूं, मुझे पता है EMF = -L/di/dt होता है। अगर L को सब्जेक्ट बनाया जाए तो E = di/dt हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, वोल्टेज सेकेंड ऊपर चला गया और एम्पियर इनवर्स में आ गया, तो ये भी ऑप्शन बन ही रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। अब बोल दिया हुआ है 1000 वोल्ट की रेटिंग का है और 220 वोल्ट से कनेक्ट किया हुआ है, तो रेजिस्टेंस कितना होगा। तो मैं जानता हूं P = V² R होता है, मुझे R ढूंढना है।
तो R कितना हो जाएगा 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय ओके पावर आ जाएगा दैट इज 100 0 0 0 0 कट 22 का स्क्वायर 484। अब यहां पे बोल दिया है साइन वोल्टेज हैज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, मतलब V की वैल्यू हमको दे दी है 283, फ्रीक्वेंसी हमको दे दिया 50 हर्ट्ज ओमेगा, LCR सर्किट है ओके, R की वैल्यू अपने को दे दिया है कितना है 3 ओम, इंडक्टेंस हमको दे दिया है 25.48 मिली हेनरी 10⁻³ के साथ, और कैपेसिटेंस बोल दिया 796 माइक्रोफैराड। इंपीडेंस पूछा है एट रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन पे इंपीडेंस क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ R होता है बेटा, ठीक है कि नहीं। तो वैल्यू क्या आ गई R के बराबर आ गई, और R कितना ओके तो बेटा रेजोनेंस कंडीशन पे क्यों उसका ये जीरो फॉर्म आएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि रेजोनेंस पे क्या होता है XL और XC क्या होती है इक्वल आएगा, यहां पे मिस प्रिंट हो गया है मुझसे, आंसर आएगा 3 ओम। अब यहां पे पूछा है कि अगर रियल ट्रांसफॉर्मर है, रियल ट्रांसफॉर्मर एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर क्या मतलब अगर आइडियल ट्रांसफॉर्मर देखूं सर जितना इनपुट आएगा उतना ही आउटपुट मिले, बट रियल में क्या होगा हमको पता है सर, पढ़ाते 100 मार्क का, पर मार्क्स 100 मार्क आते तुम्हारे नहीं आते, तो सर इनपुट ज्यादा होगा आउटपुट कम होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। सोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, तो सोर्स ऑफ जैसे ही चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन करंट, वैसे ही चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपना का चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्प्लेसमेंट करंट, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा आपका आंसर यहां पर। अब रेंज ऑफ अल्ट्रावायोलेट इज डैश, तो ये भी एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आप याद रख सकते हो, ऑप्शन नंबर डी है कि 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर के बीच में ये वेरी करता है। अर्थ रोटेट ऑन इट एक्सिस एट 24 आवर टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, हाउ मच टाइम इट टेक एट अ सन टू शिफ्ट बाय 1 डिग्री। देखो अगर 24 घंटे में वो 360 डिग्री कवर करता है, ठीक है, तो 1 डिग्री के लिए वो कितना घंटा कवर करेगा, पर आंसर मिनट और सेकंड में दिया हुआ है, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 24 आवर मल्टीप्लाई बाय 60 कर देता हूं डिवाइड बाय 360, ये 0 कट 6 1 6 6 6 36 6 1 6 6 4 24, मिनट में आया तो 4 मिनट इज योर आंसर। अ ग्लास ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, पावर ऑफ लेंस पूछा है, तो पावर ऑफ लेंस इज 100 डिवाइड बाय एफ हो जाता है पॉजिटिव में, तो 100 डिवाइड बाय 50 हो गया, तो सर ये आ गया 2 डायोप्टर, तो +2 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। बोल दिया हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, अगर लिक्विड का अगर किसी वस्तु को हमको गायब करना है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होना चाहिए, तो लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना होना चाहिए तो ऑब्जेक्ट गायब हो जाएगा। अगर आपको ये देखना है तो मैंने शॉर्ट्स भी बनाया हुआ है इसका यूट्यूब पर, आप वो देख सकते हो, ऑप्शन नंबर बी। तो 40 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द टाइप ऑफ नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एन एक्सिस ऑफ कॉन्केव मिरर बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो ये कॉन्केव मिरर बना देते हैं, ये पोल आ गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया, ठीक है, और यहां पे फोकस। तो देखो यहां पे 2 केस है, अगर जब भी पोल और फोकस के बीच में बनती है तो वर्चुअल भी बनती है सर, और आप इसके बीच में रखते हो तो सारी की सारी रियल इमेजेस बनती है यहां पर भी, तो सर रियल और वर्चुअल दोनों केस अवेलेबल है, ठीक है, तो दोनों के दोनों, खाली रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड नहीं बोल सकता, यहां खाली मैं वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड बोल सकता हूं, ठीक है। दूसरा, अगर फोकस से पहले जितनी भी इमेजेस है उन सब में क्या बनता है इन्वर्टेड केस, बट इस वाले में क्या बनता है इरेक्ट केस, ठीक है कि नहीं। सेंटर से बाद जितनी भी अपनी इमेजेस बनती है वो सारी की सारी मैग्नीफाइड रहती है, तो यहां पर दोनों आंसर सुटेबल लग रहे हैं, इसलिए सी और डी इज योर आंसर, मतलब एक भी किया होगा तो आपको राइट मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आपका यहां पर 2020 का पेपर होता है खत्म, और जल्द ही आपके लिए मैं 2021 का पेपर लेकर आऊंगा, तब तक के लिए देखते रहिए और अपने दोस्तों को भी बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।